अजीब लड़की है आपकी, हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना है। चल सोनू, हमें यहाँ नहीं रुकना है। हाँ माँ चलिए। अरे बहन जी रुकिए तो सही, आप मेरी बात तो सुनिए, चाय तो पीकर जाइए। हमें यहाँ ना कोई चाय पीनी है ना ही पानी, यहाँ हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? अरे सुनिए बहन जी, हम बैठ कर बात कर लेते हैं। आपकी बेटी कोई ऐश्वर्या राय है क्या, जो मेरे बेटे को यूं ही रिजेक्ट कर रही है? अरे लाखों मिल जाएंगी मेरे बेटे को। आंटी अब नाराज मत होइए, हम सब बैठ कर बात कर लेते हैं ना। अरे हम क्यों बैठे? नहीं सोनू, तू यहाँ खड़ा क्या है? चल, तेरे लिए मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। इस लड़की का घमंड तो देखो जरा। अरे बहन जी बच्ची है, आप तो जानती है ना आजकल के जनरेशन को। बैठे, मैं समझाती हूँ उसे। अब बैठिए तो सही, यूं नाराज होकर मत जाइए। अरे आपकी बेटी को स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते। अरे वो थोड़ी लाडली है, इसलिए कुछ भी बोल गई होगी। हाँ आंटी, घर में सबसे छोटी है तो जरा ज्यादा ही प्यार किया है पापा ने उसे। अरे हमारा बेटा भी बड़े नाजों से पाला है मैंने, ऐसे कैसे किसी को भी उसकी बेइज्जती करने दे सकती हूँ? आपको पता है, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है हमारा सोनू। जी जी आंटी, तभी तो हमने आपके घर रिश्ता भेजा था। आप यूं नाराज होकर मत जाइए। मैं अभी खुशी को बुलाता हूँ, वो आपसे माफी मांग लेती है। रुकिए। खुशी, खुशी। हाँ पापा, क्या हुआ? अरे सोनू, तुम अभी तक गए नहीं हो यहाँ से? खुशी, क्या तरीका ये? अरे पापा, सोनू किसका पेट नेम होता है? मुझे नहीं करनी इससे शादी जिसका पेट नेम सोनू हो। अगर मेरी इससे शादी होगी ना तो लोग मुझे ऐसे चिढ़ाएंगी, सोनू तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? देखा आपने कैसी आपकी लड़की? मेरे बेटे को बस हम प्यार से सोनू बुलाते हैं, उसके लिए आपकी लड़की मेरे बेटे को रिजेक्ट कर रही है। बोलिए, ये कोई बात हुई? यहाँ क्या हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? खुशी, ये क्या बात हुई? प्यार से सोनू बुलाने में क्या दिक्कत है अब तुम्हें? अरे माँ, आप नहीं जानती, मुझे सोनू नाम वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं कर सकती जिसका नाम सोनू हो उससे शादी। अरे खुशी, तुम ये देखो, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कितना अच्छा परिवार है, और तुम नाम के पीछे पड़ गई हो। ये मेरी शादी का सवाल है, मैं ऐसी किसी भी ऐरे गैरे से शादी नहीं कर सकती भाभी। अब तो हद ही पार हो गई। हम तो आपके साले साहब के रिश्तेदार है तभी यहाँ आए थे, लेकिन आपकी बेटी ने हमारा बड़ा ही अपमान किया है। अब हम पल के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकते। आंटी आप इतनी देर से बस कह रही हैं, जा तो नहीं रही। आप कहे तो मैं आपको रास्ता दिखा दूं। चल सोनू, अब तो हमारा यहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। आंटी सुनिए तो, देख तेरी वजह से क्या हो गया। वो लोग तेरे मामा जी के रिश्तेदार थे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में अब? तो मामा जी को पहले बताना था कि उसका नाम सोनू है, तो मैं पहले ही मना कर देती। अरे लेकिन इस नाम से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम तो ये लड़कों में से ढूंढ ढूंढ कर निकालती है। इसकी नाक सीधी नहीं है, ये लड़का पैसे अपनी मम्मी को देता है, मुझे नहीं करनी इससे शादी। ये लड़का सीधा नहीं बैठता, ये लड़का बाइक अच्छी नहीं चलाता, पता नहीं क्या क्या कमियां निकालती रहती है। हाँ तो सोच समझ कर ही मैं शादी करूंगी ना, ऐसे ही नहीं जैसे भैया ने आपसे शादी कर ली, कुछ भी देखा ही नहीं। खुशी, खुशी बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया कर। तू अपनी भाभी से बात कर रही है। अपनी अपनी जीवन साथी में कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब मैं भी कुछ ना देखूं भैया? मैं बड़े ही सोच समझ कर शादी करने वाली हूँ, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए अपने पति में। खुशी, इतने नखरे ठीक नहीं है बेटा, ऐसा तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। पापा आप देखिएगा, मैं सबसे बेस्ट लड़के से ही शादी करूंगी। तब तक पता नहीं हम जिंदा भी होंगे कि नहीं। अपनी खुशी से तो मिल लिया कि उसे अपने होने वाले पति में कोई भी कमी नहीं चाहिए। इसी चक्कर में उसने न जाने कितने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था। उसके घर वाले भी उसे कितना समझाते थे, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। हाँ यार, शादी का कार्ड दे रही है, तुझे तेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया। हाँ सही समझो बस। हम सबको तो अपना मिस्टर परफेक्ट मिल गया है। तू बता, तेरी बात कहाँ तक पहुंची? मेरी बात, मुझे तो अभी तक एक भी लड़का पसंद नहीं आया। सपना, मेरी बात छोड़, तू अपने होने वाले पति की फोटो तो दिखा, देखे तो सही हमारे जीजू आखिर दिखते कैसे हैं। हाँ ये देखो, है ना बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे। तेरी आंखों पे चश्मा लग गया है क्या सपना? क्या हुआ खुशी, तो ऐसे हंस क्यों रही है? अरे जरा देख तो सही, सपना के होने वाले पति की आंखें कितनी छोटी है, हिंदुस्तानी नहीं नेपाली लग रहे हैं, और हाइट भी कितनी छोटी है इनकी। ऐसा कुछ नहीं है खुशी, इनकी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ खुशी, अच्छे लग रहे हैं ऐसे तो। तुम लोगों को पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है इनमें, लेकिन मुझसे पूछो तो मैं तो इस लड़के को साफ साफ मना करती थी। सच कहूं तो मेरी टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता खुशी।
हर कोई नहीं होता, लेकिन आपको चूज करना पड़ता है परफेक्ट को। इसीलिए तो मैं आज तक इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तो हम कौन से परफेक्ट हैं जो हम किसी को ऐसे ही रिजेक्ट करते हैं? देखो, अब तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे देख लो, हाइट, वेट, आंखें, कमर, सब कुछ परफेक्ट है। वो छोड़ो, खाना सबसे बेस्ट बना लेती हूँ, घर का सारा काम आता है मुझे, गाना गाने में तो मैं किसी को भी पीछे छोड़ सकती हूँ, डांसिंग में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो आज तक मैंने ना किया हो या मुझे आता ना हो। बताओ, ऐसा कुछ हो तो? वो ये क्या? हाँ ठीक है, परफेक्ट है तुम, माना, लेकिन हम नहीं है, हमारे लिए यही सही है। अब जैसे तुम्हारी सोच। अच्छा अंजलि, तो दिखा तेरे पति की फोटो। वो मेरे पास है ही नहीं। क्या बात कर रही है, तेरे पास तेरे पति की फोटो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो मेरा फोन टूट गया था ना, तो फोटो नहीं है। हाँ, तो दूसरे फोन में डाला होगा ना फोटो, वही दिखा दे। कोई भी एक तो होगा ही ना दोनों का साथ में। इसको फोटो दिखा दी तो मेरे पति का भी मजाक बनाने लग जाएगी। मुझे पता है क्यों नहीं दिखा रही फोटो, इसने भी कोई छपरी पसंद किया होगा। खुशी के मिस्टर परफेक्ट की डेफिनेशन को सुनकर उसकी सहेलियां भी सहम गई थी, लेकिन हमारी खुशी भी कहाँ टस से मस होने वाली थी। आज उससे एक नया लड़का देखने आया था और उसके घर में बस यही प्रार्थना चल रही थी कि कैसे भी करके इस बार खुशी उसे पसंद कर ले। बस, रोशनी, आज मंदिर में 11 नारियल का प्रसाद चढ़ा देना। माँ जी, मैंने पहले ही चढ़ा दिया है, और तो और आज मैंने अपनी तरफ से लड्डू भी चढ़ा दिया और मन्नत भी मांग ली है कि कैसे भी करके आज खुशी को ये लड़का पसंद आ जाए। बस। रोहन, इसका नाम क्या है? नाम सोहन है और प्यार से इसे अरे कहीं इसे सोमू तो नहीं बुलाते? नहीं नहीं, मैंने इस बार सब कुछ चेक किया है, इसका कोई पेट नेम है ही नहीं, सिर्फ सोहम ही है। चलो बच गए। और ये अपनी सैलरी किसे देता है? इसका खुद का बिजनेस है, सैलरी का कोई लफड़ा ही नहीं है। और इसकी नाक आंख कोई कमी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैंने सब कुछ चेक किया है। इस बार उसकी आंखें भी बड़ी है, भूरे रंग की, उसकी नाक भी बहुत सुंदर है, हाइट की भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी खुशी से बिल्कुल मैच खाती है। इस बार मुझे लगता है खुशी का रिश्ता हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार हमने ऐसा लड़का ढूंढा है जिसमें कोई कमी ना हो। हाँ, इस बार नाक, आंख, बाल, नाम, काम, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं सोहम के घर वालों को शाम को बुला लूं? आओ, बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसी। अभी खुशी को कोई फोटो नहीं दिखाते, डायरेक्ट लड़के से ही मिलवा देंगे। इस बार सब लोग बड़े ही कॉन्फिडेंट थे कि खुशी को लड़का पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि उसके घर वालों ने इस बार सारी चीजें चेक करने के बाद ही सोहम को खुशी के लिए चुना था। आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है बहन जी। जी, हमने सुना है आपका भी घर बड़ा और भव्य है। हाँ, बस ईश्वर की कृपा है। मैं तो चाहती हूँ बस हमारे घर को संभालने वाली एक सुंदर सी बहू हमारे घर भी आ जाए, तो मैं भी सारा कुछ उसी को सौंप लूं। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। मैं लेकर आ गई माँ जी खुशी को। खुशी की भाभी खुशी को लेकर आती है। खुशी जब बाहर आती है तो इस बार उसे लड़का सच में बड़ा ही हैंडसम लगता है। इस बार तो आप सबने सच में परफेक्ट लुकिंग लड़का ढूंढा है। मैंने कहा था ना, इस बार तुम्हारा रोका पक्का है। हाँ, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, अभी मुझे लड़के से बात तो करने दो। सिर्फ गुड लुक्स जरूरी नहीं है, आप जानती है ना मेरी चॉइस। हाँ भाई, हाँ जानते हैं, इसलिए तो इस बार हमने सब कुछ चेक करके ही सोहम को तुमसे मिलवाया है। अरे बेटा, यहाँ आओ, वहां क्यों खड़ी हो? जी, ये हमारी बेटी खुशी, आप जो चाहे इससे पूछ सकती हैं। मैंने सुना है खुशी बेटी बड़ा ही अच्छा खाना बना लेती है। जी आंटी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। वाह, दिखने में तो खुशी बेटी बड़ी सुंदर है। क्यों सोहम? ये देखो, शर्मा रहा है सोहम। अरे मम्मी, मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। हाँ तो करवा रहे हैं ना, इतना उछल क्यों रही है? मुझे लगता है खुशी बेटी को सोहम से अकेले में बात करनी है। हम बड़े ही खुले विचारों के हैं बेटी। जाओ सोहम, खुशी से बात कर लो, जाओ तुम दोनों। आइए, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। रोशनी, पक्का ना इस बार सब कुछ सही होगा? हाँ हाँ माँ जी, इस बार कोई परेशानी नहीं है, इस बार सब कुछ अच्छा होगा, आप यकीन रखिए। मुझे खुशी पर विश्वास नहीं है, और बाल की खाल निकालने वालों में से है। बस इस बार वो कोई और कमी लेकर ना आ जाए। अरे माँ जी, रोहन और पापा जी ने इस बार कोई कमी छोड़ी ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लड़का ढूंढा है। मम्मी चलिए, मुझे नहीं रुकना यहाँ। लो, हो गया स्यापा। अब क्या कह दिया इस खुशी ने?
अरे सोहम जी, क्या हुआ? आप बैठिए तो। नहीं, मुझे नहीं रुकना यहाँ, आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। चलो मम्मी। हाँ तो बताओ ना, क्यों रिजेक्ट किया आखिर? अरे वो कह रही है आपका चड्डी बनियान का बिजनेस है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अरे चड्डी बनियान का बिजनेस है, अच्छा खासा कमाते हैं हम। अरे अगर मेरी इनसे शादी हो गई, कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे ससुराल वाले क्या करते हैं, तो क्या कहूंगी मैं? चड्डी बनियान बेचते हैं। कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अरे हम सड़क पर चड्डी बनियान नहीं बेचते, हमारा शोरूम है। अरे गोबर को रास्ते में बेचो या शोरूम में रहता तो वो गोबर ही है ना। बस बहुत हो गया, इस लड़की की तो बहुत नखरे हैं। आंटी जी, लाखों में एक हूं मैं, नखरे तो करूंगी ही। मुझे मेरे जीवन साथी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा परफेक्ट अंदाज। मैं भी देखती हूँ इस दुनिया में ऐसा कौन सा लड़का है जो इतना परफेक्ट है। कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरी दुनिया से मंगवाना पड़ जाए। चल सोहम। अरे बहन जी सुनिए, तो रुकिए, बैठ कर बात कर लेते हैं। खुशी, इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या करना है उनके चड्डी बनियान के बिजनेस से? तुम्हें थोड़ी ना बेचना है। ये लोग अच्छे खासे रईस है, पता है। होंगे, लेकिन मुझे चड्डी बनियान बेचने वालों की घर की बहू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब हमें तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुशी, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हम तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ कर लड़के वालों का रिश्ता लेकर आते हैं, और तुम हो कि उनकी और हमारी दोनों की बेइज्जती कर देती हो। खुशी, सोम से अच्छा और परफेक्ट लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। आप लोगों को मेरी चोरी समझ में नहीं आ रही क्या? इसीलिए अब ना मैं खुद अपने लिए लड़का ढूंढ लूंगी। ऐसा कोई लड़का है ही नहीं जो इतना परफेक्ट हो। खुशी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आजकल बहुत सारी एप्स हैं जहां शादी के लिए लड़के अपनी बायोडाटा डालते हैं। मैं खुद पसंद कर लूंगी ऐसा लड़का जैसा मुझे चाहिए। आप सबने बहुत कर लिया मेरे लिए, धन्यवाद। ठीक है, अब उसे ही ढूंढने दो। मुझे भी देखना है कि जो लड़का हम नहीं ढूंढ पाया उसके लिए ये कैसे ढूंढती है। खुशी के घर वालों ने अब उसके लिए लड़के देखना बंद कर दिया था, और खुशी अब अपनी मर्जी से शादी के एप्स पर खुद के लिए लड़का ढूंढने लगी। इन्हें क्या लगता है परफेक्ट लड़के होते ही नहीं है? मैं इन्हें मेरे सपने का राजकुमार ढूंढ कर दिखाऊंगी। देव राठौड़, वाह, नाम में ही वजन है इसके तो। 6 फुट का है, वाह वाह वाह। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है खुद का, इससे कहते हैं बिजनेस। मेरे घर वाले ढूंढ कर लाते हैं चड्डी बनियान वाला। एक काम करती हूँ, इससे फोन पे बात कर लेती हूँ, पहचान भी हो जाएगी। खुशी ने देव राठौड़ से फोन पे बात करना शुरू कर दिया। बात करते करते उसे फाइनली देव पसंद आ गया, और आज वो बड़े ही गुरूर के साथ अपने घर वालों को देव के बारे में बता रही थी। तुझे पक्का यकीन है तुझे इससे ही शादी करनी है? मैंने कहा था ना, मैं अपने लिए परफेक्ट जीवन साथी ढूंढ लूंगी। देख लीजिए, मैंने ढूंढ लिया अपने सपनों का राजकुमार। तूने इसके बारे में सब कुछ पता तो किया ना? अरे मैंने सब कुछ पता किया है। सूखे मेवे का बिजनेस है इनका, बड़ा परिवार है, बहुत खानदानी। देख खुशी, मुझे लगता है कि हमें एक बार इसकी जांच करनी चाहिए। भैया मैंने सब कुछ पता कर लिया, प्लीज आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं शादी करूंगी तो इससे। रोहन, अगर खुशी को इससे शादी करनी है तो करवा दो ना। अरे लेकिन राशि सही कह रही है, खुशी को उसका मिस्टर परफेक्ट मिल ही गया है, तो कर लेने तो उसे जिससे भी शादी करनी है। खुशी ने अपने घर वालों को देव राठौड़ के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जांच करवाने से मना कर दिया था, और उसने अपनी मर्जी से देव राठौड़ उर्फ मिस्टर परफेक्ट से शादी कर ही ली। देव सुनो, उठो, तुम्हें काम पर भी तो जाना होगा ना। काम? कौन सा काम? अरे ड्राई फ्रूट्स की फैक्ट्री पर। और का? अरे वो तो पापा कर लेंगे, मैं आगे ही नहीं जाता। अरे बहू, ये नालायक बस सारा दिन यही पड़ा रहता है, कोई काम धाम नहीं है इसे। क्या? क्यों? सारा दिन तुमसे फोन पे बातें करता रहता था, तब तुम्हें पता नहीं चला? अच्छा हुआ इसे भी ऐसी लड़की मिली है, नहीं तो कोई अच्छी लड़की तो इससे शादी करती नहीं। क्या ऐसी मतलब? इसके लक्षण ही ऐसे है, और क्या कहे हम तुमसे, इससे शादी की है इसका मतलब तुम भी वैसी ही होगी। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को झेलो, और क्या। ये उठो ना, ये सब क्या कह रहे हैं? ये कहाँ उठने वाला है, ये शाम से पहले नहीं उठता, उसके बाद दोस्तों के साथ जाता है, शराब पीता है और वापस आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? लेकिन इन्होंने तो कहा था कि ये सारा काम कर लेते हैं और सबसे अच्छी पालक पत्ता चाट बनाते हैं। हाँ, एक बात तो इसने सच्ची कही, पालक पत्ता चाट तो ये सच में बढ़िया बनाता है, लेकिन वो तब जब वो होश में होता है, वो महीने में एक बार होता है। इसलिए बहू एक काम करो, अब तुम इंतजार करो पालक पत्ता चाट का। ये उठो, अभी उठो, मुझे बना कर दो तुम्हारे हाथों की पालक पत्ता चाट।
पालक लो, उसमें दही डालकर खा लो। मुझे सोने दो। मम्मी! रचना बाजार से हरी सब्जियां लेकर घर आती है और रसोई में फर्श पर रख देती है। ये देखते ही नीशू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या भाभी, आपने पूरा फर्श मिट्टी मिट्टी कर दिया। मैंने अभी रसोई में पोछा लगाया था, अब मैं दोबारा रसोई साफ करने नहीं वाली। आप खुद कर लेना, मेरे को और घरों में भी जाना है। मैं रसोई साफ कर लूंगी, ये तो रोज का है। अब सब्जियां फर्श पर रखी जाएंगी तो फर्श गंदी होगी ही। सब्जियां रखने की कोई और जगह तो है भी नहीं ना। भाभी, सारी सब्जियां फर्श पर बिखर जाती हैं। छोटी सी तो रसोई है, इसमें चलना भी मुश्किल हो जाता है। काश हमारी रसोई में भी शेल्फ होती। माँ जी से बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन वो इस कमरे को रसोई बनाने के लिए तैयार हो तब ना। उन्हें क्या पता हमें कितनी परेशानी होती है। उन्हें तो सारी चीजें बैठे बिठाई मिल जाती हैं। दोनों बहुएं घर की रसोई से परेशान थी, क्योंकि आर्या ने घर के एक छोटे से कमरे को ही रसोई बनाया होता है। उस कमरे में ना तो सब्जियां रखने के लिए कोई शेल्फ होती है, ना मसाले रखने के लिए, ना बर्तनों के रखने के लिए कोई जगह। नई रसोई बनाने की क्या जरूरत है, काम तो चल ही रहा है, क्यों पैसे बर्बाद करने हैं। माँ जी, रसोई में 2 या 3 शेल्फ ही तो बनाने हैं। 2-4 छोटी छोटी अलमारियां बन जाएंगी। कम से कम सब्जियां, मसाले और बर्तन यूं बिखरे तो नहीं रहेंगे। सब्जियां रखने के लिए मैं बाजार से टोकरी ला दूंगी, इसके लिए शेल्फ बनाने की क्या जरूरत है। मेरे दोनों बेटे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, फालतू में यहाँ वहाँ शेल्फ बनवाकर पैसे जाया नहीं होने दूंगी। आर्या वहां से चली जाती है। भाभी, रसोई बनाने के नाम पर माँ जी तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगता है सारी जिंदगी हमें इस कमरे में जैसे तैसे ही खाना बनाना पड़ेगा। रचना रात का खाना बनाने लगती है। सब्जी में डालने के लिए वो हल्दी और नमक ढूंढती है। क्या ढूंढ रही है बहू? माँ जी, न जाने हल्दी और नमक के डिब्बे कहाँ रखे हैं, नहीं मिल रहे हैं। आर्या नीचे फर्श पर से मसाले का डब्बा उठाकर रचना को देती है। यहीं तो रखे हैं, नजर घुमाकर देखोगी तो सब मिल जाएगा। माँ जी, मसाले रखने की कोई एक जगह तो है नहीं। एक जगह होती तो मसाले के डिब्बे वहीं रखे जाते। आर्या स्टोर रूम से एक छोटा सा स्टूल लाकर रसोई के बाहर दरवाजे के पास रख देती है और मसाले के डिब्बे उसी स्टूल पर रख देती है। ले, अब तुझे मसाले ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, रचना मन ही मन सोचती है। जुगाड़ से जैसे तैसे काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉपर रसोई बनाना दिन में सपने देखने जैसा ही है। दूसरे दिन आर्या बाजार से सब्जी रखने का एक स्टैंड लेकर आती है और सारी सब्जियां स्टैंड पर रख देती है। ले बहू, अब सब्जियों का झंझट भी खत्म। काम बनाने से सारे बन जाते हैं, तू फालतू में लोड ले लेती है। आर्या वहां से चली जाती है। भाभी, माँ जी ये छोटा सा स्टैंड लेकर आई हैं, इसमें तो पूरी सब्जियां भी नहीं आ रही हैं। बड़ा स्टैंड लाती तो ज्यादा पैसे खर्च होते। रसोई के नाम पर पैसे खर्च करने में माँ जी को बड़ी तकलीफ होती है, चाहे हम कितनी भी तकलीफ में काम क्यों ना करें। इसी तरह जब दोनों बहुएं खाना बनाती तो किचन धुएं से भर जाता है, क्योंकि धुआं निकलने के लिए किचन में चिमनी नहीं होती है। रचना और सौम्या का खांस खांस कर बुरा हाल हो जाता है। किचन का धुआं घर के अंदर भी फैल जाता है। आर्या खांसते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ रचना बहू, इतना धुआं क्यों हो रहा है? माँ जी, हमारे किचन में चिमनी नहीं है ना, खाना बनेगा तो धुआं तो होगा ही। अरे ऐसे कैसे धुआं होगा? किचन की खिड़की खोल दे। माँ जी, किचन की खिड़की खुली हुई है, लेकिन छोटा कमरा है और इसकी खिड़की भी छोटी सी है, इससे सारा धुआं बाहर नहीं निकल पाता है। धुआं धीरे धीरे निकल जाएगा, खाना बनाते समय जरा ध्यान रखा कर। ध्यान से खाना बनाएगी तो इतना धुआं होगा ही नहीं। माँ जी, हमारे किचन में एक चिमनी होती तो धुआं आराम से बाहर निकल जाता। चिमनी की क्या जरूरत है, खिड़की तो है ही। तुझे पता भी है चिमनी कितनी महंगी आती है। मेरे दोनों बेटे दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं, बेचारे सुबह को जाते हैं, देर रात घर आते हैं। मैं उनकी मेहनत के पैसे फालतू काम में बिल्कुल खर्च नहीं होने दूंगी। वैसे भी बहू, जरूरतों का क्या है, जरूरतें जितनी बढ़ाओगी उतनी कम ही लगेगी। शनिवार का दिन था, दोनों भाई घर पर ही होते हैं। रचना, आज खाने में क्या बना रही हो? आज माँ जी ने छोले चावल बनाने के लिए कहा है। छोले चावल मत बनाओ यार, कल ऑफिस में वीकेंड पार्टी थी। कल रात का खाना बहुत हैवी हो गया है, पेट भारी सा लग रहा है। तो आप ही बताओ क्या बना दूं? खिचड़ी बना दूं? हाँ, खिचड़ी बना दो। हाँ भाभी, आज मेरा भी खिचड़ी खाने का मूड है। रचना खाने में खिचड़ी बना देती है। जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, अरे खिचड़ी का साथी कहाँ है? खिचड़ी का साथी? अचार भाई, अचार। खिचड़ी के साथ तो आम का अचार होना चाहिए, तभी तो खिचड़ी खाने का मजा आएगा। सौम्या बहू, जा अचार ले आ। माँ जी, अच्छा लाती हूँ।
दरअसल अचार लाने के लिए सौम्या को छत पर जाना पड़ता है, क्योंकि रसोई में अचार रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिस कारण आर्या घर में बने सारे अचार छत पर रखवा देती है। थोड़ी देर में सौम्या आम का अचार लेकर आती है। अरे रचना, माँ ने नींबू का अचार बनाया था, वो खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी रखा है। मेरे लिए नींबू का अचार ला दो, नींबू का अचार खाने से हाजमा दुरुस्त होता है। अब रचना को भी ना चाहते हुए नींबू का अचार लाने के लिए छत पर जाना पड़ता है। वो नींबू का अचार लेकर आती है और लोकेश को देती है। क्या बात है, तुम हाफ क्यों रही हो? छत पर गई थी ना, अब हमारे किचन में अचार रखने की कोई जगह होती तो हमें अचार लाने के लिए छत पर जाना ही नहीं पड़ता। जब छत पर अचार रखने की जगह है तो उसे छत पर रहने दे, किचन में अचार रखना ही क्यों है? कौन सा हम अचार रोज रोज खाते हैं? और वैसे भी बहू, सीढ़ियां उतरने चढ़ने से एक्सरसाइज होती है, इससे हमारा शरीर सेहतमंद और चुस्त रहता है। आर्या के पास वो सारे लॉजिक होते हैं जिससे वो घर की रसोई को अस्त व्यस्त रखने में लगा सके, लेकिन उस अस्त व्यस्त रसोई से बहुओं की लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, इससे आर्या को कोई लेना देना नहीं था। एक दिन सुबह सुबह जब दोनों भाइयों को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, उसी समय लोकेश के लंच बॉक्स का ढक्कन कहीं गुम हो जाता है। अरे रचना, क्या हुआ? आज मुझे लंच मिलेगा भी या नहीं? हाँ, अभी ला रही हूँ, बस 2 मिनट। रचना रसोई में इधर उधर लंच बॉक्स का ढक्कन ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो भाभी जी? देखना, तेरे भैया के लंच बॉक्स का ढक्कन नहीं मिल रहा। तूने कल धोकर कहाँ रखा था? मैंने सारे बर्तन धोकर नीचे रख दिया था, यही होंगे, कहीं मिल जाएंगे। निशु और रचना दोनों मिलकर ढक्कन ढूंढते हैं। ये लो भाभी, वहाँ कोने में पड़ी थी। अरे मिल गई, ला दे। रचना लंच बॉक्स का ढक्कन लगाकर लोकेश को उसका डब्बा देती है। शुक्र है, मुझे तो लगा था आज मुझे ऑफिस में भूखा रहना पड़ेगा। किचन का सामान थोड़ा संभाल कर रखा करो, तुम्हारी वजह से आज मैं लेट भी हो जाता। क्या भाभी, बर्तनों को एक जगह पे रखने के लिए तो कुछ बनवा लो, इतने पैसे बचाकर कहाँ ले जाओगी? रसोई में काम करने में निशु को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रसोई में बर्तन धोने के लिए कोई जगह नहीं थी। निशु को खुले आंगन में बर्तन धोने पड़ते थे। भाभी, ये कैसी रसोई है आपकी? मैं 5 घरों में काम करती हूँ, सभी घरों में रसोई के अंदर बेसिन लगा है, उसमें बर्तन धोती हूँ। आपकी ही रसोई ऐसी है जिसमें बर्तन धोने के लिए एक बेसिन तक नहीं है। अरे, आज के जमाने में रसोई के बाहर खुले में बर्तन कौन धोता है? निशु, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि रसोई में जरूरत की सारी चीजें हो जानी चाहिए। अरे, कोशिश ही करती रहोगी या कोशिश कभी कामयाब भी करोगी? अच्छा, अब आप दोनों बाहर निकल जाओ, मुझे रसोई में झाड़ू पोछा करना है। 1 मिनट तो रुक जा, मैं चाय बना लूं। जरा बाहर से चाय पत्ती तो ले आ। चाय पत्ती का डिब्बा कहाँ रखा है? बाहर स्टूल पर रखा है। छोटे से स्टूल पर मसाले के डिब्बे एक पर एक करके रखे होते हैं। निशु जब चाय पत्ती का डब्बा उठाती है तो सारे डब्बे एक साथ नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से हल्दी के डब्बे का ढक्कन खुला होता है और सारी हल्दी फर्श पर बिखर जाती है। ये तूने क्या किया निशु? सारी हल्दी बर्बाद कर दी। आर्या भी वहां आ जाती है। पूरा फर्श गंदा कर दिया, तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। मुझे मत बोलो आंटी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे, आपने छोटे से स्टूल पर मसालों के डिब्बों का कुतुब मीनार खड़ा कर दिया है, अब डिब्बे तो गिरेंगे ही। भला मसाले के डिब्बों को ऐसे कौन रखता है? मैंने सबके घरों में मॉड्यूलर रसोई देखी है, ऐसी रसोई सिर्फ आपके घर में देख रही हूँ, जहाँ ना तो कोई रैक है ना कोई शेल्फ। तुझे अपने काम से ज्यादा दूसरों के घरों में ताक झाक करने में मजा आता है। मैं किसी के घर में ताक झाक नहीं करती, काम पर जाती हूँ तो आंखों पर पट्टी थोड़ी बांध लूंगी। निशु, तो चुप हो जा और मुझे चाय पत्ती लाकर दे। निशु सौम्या को चाय पत्ती लाकर देती है और बड़बड़ाती है। मेरा काम और बढ़ा दिया, अब फर्श से हल्दी छुटाने में कितना वक्त लग जाएगा? मुझे और घरों में भी काम करने जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यही सारा दिन लगा दूं। रात में रचना और लोकेश अपने कमरे में होते हैं। लोकेश, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? लोकेश, देखो ना हमारी रसोई कैसी अजीब सी है, मुझे हमारी रसोई अपने हिसाब से बनवानी है। अब उस दिन आपके लंच बॉक्स का ढक्कन गुम हो गया था, क्योंकि बर्तनों को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। रसोई में थोड़ी जगह बन जाएगी तो सारे सामान अच्छी तरह से अरेंज हो जाएंगे। रचना, रसोई के बारे में तुम माँ से बात करो। मैंने माँ जी से बात की थी, लेकिन वो तो रसोई में कुछ भी करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई, रसोई का डिपार्टमेंट तो माँ का ही है, जब माँ तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसी तरह सौम्या भी वंश से रसोई ठीक कराने के लिए कहती है। सौम्या यार, इन सब चीजों में तुम मुझे मत घसीटो, रसोई वसोई तो तुम लोग खुद देख लो यार, मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती, मैं घर की रसोई का टेंशन नहीं ले सकता। वंश, तो क्या रसोई का सारा टेंशन मेरा और रचना भाभी का है? तुम इस बारे में माँ से बात कर लो, माँ जैसा कहती है वैसा करो। वंश उबासी लेता हुआ कहता है। अब मुझे सोने दो यार, बहुत नींद आ रही है।
रचना और सौम्या की परेशानियों की चिंता घर में किसी को नहीं थी। लोकेश, वंश और आर्या के लिए सारे काम जरूरी थे, बस रसोई को छोड़कर। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं की परेशानियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन, रचना भाभी, क्या हमारे घर में कभी मिक्सी आएगी या हम पूरी जिंदगी इस सिलबट्टे पर मसाला पीसते रहेंगे? ऐसा लगता तो नहीं है कि हमें सिलबट्टे से मुक्ति मिलेगी। एक तो ठंड, ऊपर से सिलबट्टा रसोई के बाहर खुले में रखा है। उस पर मसाला पीसते पीसते मेरे हाथों में तो दर्द हो जाता है। मैं आज माँ जी से बात करके रहूंगी। सौम्या मसाला लेकर रसोई के बाहर जाती है और आर्या से कहती है, माँ जी, कम से कम मसाले पीसने के लिए मिक्सी तो मंगा लीजिए। अब सिलबट्टे पर मसाले नहीं पीसे जाते, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। सौम्या बहू, ये दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा। तुझे पता है, सिलबट्टे पर मसाला पीसने से हाथों की ताकत और मजबूती बनी रहती है। आजकल लोग जिम जाकर डंबल शंबल उठाते हैं। पहले के जमाने में महिलाएं सिलबट्टे पर मसाला पीसती थी तो उससे उनके हाथ मजबूत रहते थे, शरीर में फुर्ती और ऊर्जा बनी रहती थी। चल, जाकर सिलबट्टे पर मसाला पीस, देख कैसे तेरे शरीर में एकदम से एनर्जी आ जाती है। सौम्या अपने मन में सोचती है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैंने बेकार ही आपसे उम्मीद की कि आप हमारा भी भला सोचेंगी। सौम्या ठंड के मौसम में खुले में सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है। देख, सिलबट्टे पर मसाला पीसने से तेरे शरीर में गर्मी आ गई होगी। तुझे ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा होगा। क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं? ठंड में नीशु को भी बाहर खुले में बर्तन धोने पड़ते हैं। भाभी जी, ठंड के मौसम में मैं खुले में बर्तन नहीं धोएगी। एक तो ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ता है, ऊपर से खुले में। आप किचन में बेसिन लगवा लो, ऐसे मुझसे काम नहीं हो पाएगा। निशु गुस्से में जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। अरे क्या हो गया निशु, बर्तनों पर गुस्सा क्यों निकाल रही है? आंटी जी, ऐसा तो अब गांव में भी नहीं होता। ठंड के मौसम में खुले में बर्तन कौन धोता है? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है। आपको ठंड नहीं लग रही है तो बर्तन आप ही धो लो। आर्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन निशु के जाने के बाद हाथ से ज्यादा निशु की जुबान चलने लगी है। आज बहुत बोल रही थी। क्या बात है माँ, क्या कह दिया निशु ने? वही, ठंड में बाहर खुले में बर्तन नहीं धोएगी। ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसा तो गांव में भी नहीं होता। इतना बोल गई वो? हाँ, मुझसे बदतमीजी कर रही थी। उसे काम से हटा दो। हाँ, ऐसी हमें काम वाली की भी जरूरत नहीं है, हम दूसरी काम वाली रख लेंगे। रचना और सौम्या जब सुनती है कि घर वाले निशु को काम से हटाने के लिए बोल रहे हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। भाभी, ये लोग तो निशु को काम से हटाने के लिए बोल रहे हैं। ये लोग उसे हटा देंगे तो कौन सा दूसरी काम वाली रख लेंगे। माँ जी के लिए तो पैसे बचाने ज्यादा जरूरी है। हाँ, सारे काम हमें करने पड़ेंगे। एक तो इस रसोई में काम करना पहले ही आफत से कम नहीं है, ऊपर से ठंड के मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ेंगे और पोछा भी लगाना पड़ेगा। दोनों बहुएं घर वालों के पास जाती हैं और निशु का बचाव करती हैं। माँ जी, निशु तो ऐसे ही थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो माँ जी को अपनी माँ जैसी मानती है, शायद इसलिए माँ जी से इतना कुछ बोल जाती है ना भाभी? हाँ, कल ही तो कह रही थी कि आंटी जी को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही थी। इस तरह रचना और सौम्या निशु का बचाव करती है और खुद के लिए नई मुसीबत खड़ी होने से रोक लेती है। एक दिन दोनों बहुएं घर का सामान लाने बाजार जाती हैं। रचना भाभी, हम कब तक इस घिसे पिटे रसोई से काम चलाते रहेंगे? सौम्या, घर में सिर्फ रसोई ही है जहाँ मिनिमम से मिनिमम में काम चलाया जा रहा है। घर में किसी और चीज की तो कमी है नहीं। लोकेश भैया और वंश ने 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, तब तो माँ जी ने नहीं कहा कि ये पैसे की बर्बादी है। वंश ने माँ जी को इतना महंगा फोन गिफ्ट किया है। माँ जी का काम तो सस्ते फोन से भी चल जाता, महंगे फोन में पैसे बर्बाद नहीं हुए क्या? हमें माँ जी को रास्ते पर लाना ही होगा। उस दिन दोनों बहुएं अलग ही मूड में घर आती हैं। दोनों बड़ी खामोशी के साथ रात का खाना बनाती हैं। सभी लोग सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। सौम्या सबको खाने के लिए बुलाने आती है। चलिए आप लोग, खाना लग गया है। लोकेश और वंश उठकर चले जाते हैं, लेकिन आर्या जैसे ही सोफे से उठने लगती है वो उठ नहीं पाती है। मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं बहू, अब मेरे कमर और घुटनों में दर्द रहने लगा है। बैठ जाती हूँ तो उठा नहीं जाता। सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा लूं। माँ जी, बस इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाकर फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? आपको पता है आजकल डॉक्टरों की फीस कितनी महंगी हो गई है। मेरे पास कमर और घुटनों के दर्द का रामबाण इलाज है। कैसा रामबाण इलाज बहू, जल्दी बता, मुझसे अब ये दर्द और नहीं सहा जा रहा। माँ जी, आपके कमरे में जो बेड लगा है ना, उसे हटवा देती हूँ। आजकल के गद्दे वाले बेड होते हैं ना, उससे कमर और घुटनों में दर्द होता है।
आपके कमरे का बेड हटवा कर वहाँ खाट लगवा देती हूँ। पुराने जमाने में लोग खाट पर ही सोया करते थे, उन्हें कभी किसी तरह का दर्द नहीं होता था। ये तू क्या कह रही है बहू? हाँ माँ जी, जब आप खाट पर सोओगी तो आपकी कमर और घुटनों का दर्द यूं गायब हो जाएगा। जब ऐसे ही काम चल जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? बोलिए माँ जी, मैं कल ही आपके रूम से बेड हटवा कर खाट लगवा दूं? आर्या देखती है कि उसका ही पासा उसे उल्टा पड़ रहा है। नहीं बहू, तू रहने दे, अब मेरा दर्द कुछ कम हो रहा है, मैं बेड पर ही सो जाऊंगी। आर्या बड़ी फुर्ती से उठकर खाने की टेबल पर चली जाती है। इसी तरह दूसरे दिन जब दोनों भाई ऑफिस जाने लगते हैं, लोकेश गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा होता है। वंश, तूने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? भैया, कल रात गाड़ी आपने पार्क की थी, चाबी आपके पास होगी। मैंने तो टेबल पर ही रखी थी, लेकिन नहीं मिल रही। माँ, तुमने गाड़ी की चाबी देखी है क्या? नहीं बेटे, मैंने नहीं देखी, तू सौम्या से पूछ ले, शायद उसने कहीं रखी हो। तभी रसोई से रचना बाहर आती है, गाड़ी की चाबी उसके हाथ में होती है। गाड़ी की चाबी मेरे पास है। थैंक यू रचना, तुमने चाबी ढूंढ ली। लाओ जल्दी चाबी दो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। लोकेश चाबी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रचना चाबी अपनी मुट्ठी में बंद कर देती है। रचना, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। लोकेश, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। अब आप ही बताओ, आप दोनों भाइयों ने ऑफिस जाने के लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, ये पैसे की बर्बादी नहीं है तो और क्या है? भाभी बिल्कुल सही कह रही हो आप, इन दोनों को तो पैदल ऑफिस जाना चाहिए, इससे इनकी सेहत भी बनी रहेगी और इतनी महंगी गाड़ी की ईएमआई और पेट्रोल का पैसा भी बचेगा। वही तो, लोग सेहत बनाने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। आप दोनों कम से कम पैदल तो चलो, रोज पैदल ऑफिस जाकर अपनी अपनी सेहत बनाओ और गाड़ी के पैसे बचाओ। क्यों माँ जी, मैंने सही कहा ना? दोनों बेटे और बहुएं आर्या की ओर देखते हैं। रचना, सौम्या, मैं समझ गई सब। कमरे जैसी रसोई में खाना बनाने से तुम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम दोनों अपने हिसाब से किचन बनवा लो। आर्या की हरी झंडी मिलते ही रचना गाड़ी की चाबी लोकेश को दे देती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुएं किचन को अपने हिसाब से बनवाने का काम शुरू करा देती है।